हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शिक्षण प्रवृत्ति के बारे में। शिक्षण प्रवृत्ति आपके यूनिट नंबर 2 में है, जो कि इम्पोर्टेंट है यूकेपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए। तो काफ़ी बड़ा ये टॉपिक है, क्योंकि इसमें मैं 100+ MCQ भी लेके आया हूँ आपके लिए। शॉर्ट में आपको शिक्षण विधियों की प्रविधियों के बारे में बताऊँगा। इससे पहले मैं शिक्षण विधियों के बारे में बता चुका हूँ, और जो MCQ जाएंगे 100+ MCQ जाएंगे वो शिक्षण विधि और प्रविधियों से संबंधित होंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है शिक्षण प्रविधि। तो दोस्तों, शिक्षण प्रविधि का अर्थ और परिभाषा हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो शिक्षण प्रविधि से क्या अर्थ है इसका? शिक्षण प्रविधि का तात्पर्य उन विभिन्न तकनीकों, तरीकों और साधनों से है जिनका उपयोग शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए करते हैं। तो शिक्षण प्रविधि से मतलब क्या है कि ऐसी तकनीकों से मतलब है, या फिर ऐसे तौर तरीकों से मतलब है, या ऐसे साधनों से यहाँ पर तात्पर्य है जिससे कि शिक्षक उन तकनीकों का, उन तरीकों का या उन साधनों का अपने शिक्षण में प्रयोग कर सकें और अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकें। यह शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण प्रक्रियाओं और शिक्षण विधियों तथा मूल्यांकन तकनीकों का समावेश इसमें होता है। तो याद रखिएगा, शिक्षण प्रविधि में जो शिक्षण के सिद्धांत होते हैं वो भी इनमें होते हैं यूज। शिक्षण की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो कि हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, शिक्षण प्रक्रियाएं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, शिक्षण प्रक्रियाएं भी उनको भी इसका समावेशन होता है। शिक्षण विधियों का भी, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही वीडियो में, और मूल्यांकन तकनीकों, ये भी आपके सिलेबस में है। इनका सबका समावेश जो होता है शिक्षण प्रविधियों में होता है। दोस्तों, अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो बेंजामिन एस ब्लूम कहते हैं कि शिक्षण प्रविधि वह प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक छात्र की समझ और अधिगम को सुगम बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। तो याद रखिए, विभिन्न तकनीकों के बारे में बेंजामिन एस ब्लूम बोलते हैं। जबकि एलन गेज क्या कहते हैं, शिक्षण प्रविधियाँ एक नियोजित प्रक्रिया है। शिक्षण प्रविधि क्या है? एक नियोजित प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा, एलन गेज किस पर फोकस करते हैं? नियोजित प्रक्रिया पर, जो अधिगम को सरल बनाती है और प्रभावी बनाती है। तो ये थी परिभाषाएं किससे संबंधित? शिक्षण प्रविधियों से संबंधित। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार। तो दोस्तों, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार में पहले प्रकार को हम पढ़ते हैं पारंपरिक शिक्षण प्रविधियाँ। तो पारंपरिक जो शिक्षण प्रविधियाँ होती हैं उसमें पहला आता है व्याख्यान विधि, यानी कि लेक्चर मेथड आता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर विधि भी पढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुकरण विधि, इमिटेशन मेथड। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे गोष्ठी, यानी कि सेमिनार विधि। नेक्स्ट होगी उसके बाद पाठ्य चर्चा विधि। इन सब के बारे में, इनके जनक कौन हैं, ये भी मैं आपके लिए वीडियो में ला चुका हूँ, तो आप इसको देखिएगा चैनल पर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसके बाद आधुनिक शिक्षण प्रविधियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ये पारंपरिक जो होती हैं। तो पारंपरिक में पहले हम पढ़ते हैं व्याख्यान विधि। तो लेक्चर मेथड है व्याख्यान विधि। इसमें क्या होता है, शिक्षक मौखिक रूप से पाठ को पढ़ाते हैं। उच्च शिक्षा की विद्यार्थी जो होते हैं उनके लिए उपयोगी होती है, निम्न कक्षा के लिए उपयोगी नहीं होती है। इससे लाभ ये होता है कि समय की बचत होती है और बड़ी संख्या में आप विद्यार्थियों को इससे पढ़ा सकते हैं। हानि क्या रहती है, क्योंकि छात्र जो होते हैं इसमें सक्रिय भागीदार नहीं रहते हैं, केवल शिक्षक ही जो होता है सक्रिय भागीदार रहता है। तो व्याख्यान विधि आप जानते हैं, तो इसको ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा आता है आपके प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड है। शिक्षक तो इसमें छात्रों से प्रश्न पूछते हैं और उत्तर पर चर्चा भी करते हैं। यह प्रविधि जो होती है सीखने की प्रक्रिया को संवादात्मक बनाती है, यानी कि इसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है, जो कि महत्वपूर्ण है। उसके बाद तीसरी आती है यहाँ पर अनुकरण विधि, इमिटेशन मेथड। इसमें क्या होता है, छात्र शिक्षक के व्यवहार और गतिविधियों की नकल के सीखते हैं। इसलिए छात्र जब शिक्षक को देखते हैं तो शिक्षक को ऐसा बनना चाहिए कि छात्रों का क्या हो सके, रोल मॉडल बन सके। तो अनुकरण से भी सीखते हैं। यह प्रविधि कला खेल, व्यवहारिक विषयों में उपयोगी रहती है। चौथी जो विधि हमने बताई है वो है गोष्ठी, यानी कि सेमिनार मेथड। सेमिनार मेथड में क्या होता है, किसी एक विषय पर को लेकर के विस्तृत चर्चा की जाती है और यह उच्च शिक्षा और शोध कार्यों के लिए उपयोगी रहती है।
उसके बाद पाँचवीं जो है आपकी पारंपरिक प्रविधि में है आपकी पाठ्य चर्चा विधि। पाठ्य चर्चा विधि में क्या होता है, छात्र जो होता है समूह में चर्चा करते हैं, जिससे उनका जो विषय होता है उनका गहरा ज्ञान बढ़ता है। साथ में क्या होता है, इसमें जो होता है सामाजिक विज्ञान, भाषा और साहित्य विषयों के लिए अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि चर्चा करते हैं, तर्क और कुतर्क करते हैं, तो इसमें क्या होता है उनका विषय का ज्ञान भी बढ़ता है सामाजिक विज्ञान में, भाषा में या साहित्य वगैरह में। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड है आपकी आधुनिक शिक्षण विधियाँ। तो आधुनिक शिक्षण विधियों में सबसे पहले आते हैं हम प्रोजेक्ट विधि में। तो प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है कि विद्यार्थी जो है किसी विशेष विषय पर व्यवहारिक कार्य करने के लिए सीखते हैं, और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। समस्या समाधान कौशल पर ये विकसित होता है। इससे कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान करने का भी कौशल जो होता है विद्यार्थियों में विकसित होता है। प्रोजेक्ट विधि का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप दोस्तों वहाँ से इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल एक जनरल हेडिंग्स पढ़ रहे हैं, जनरल टॉपिक पढ़ रहे हैं शिक्षण विधियों का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 100+ क्वेश्चन हैं। तो बस जैसे ही ये कंप्लीट होता है आगे हम 100+ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद समस्या समाधान विधि है। समस्या समाधान विधि की प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें क्या होता है, छात्र को किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये गणित और विज्ञान विषय में जो होता है काफ़ी प्रभावशाली होती है। तीसरी जो है आपकी वो है संवादात्मक विधि, इनकी इंटरेक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है, शिक्षक और छात्र के बीच जो होता है द्विपक्षीय संवाद होता है आपस में, और इससे क्या होता है छात्र में रुचि और भागीदारी भी बढ़ती है। उसके बाद होता है आपका अन्वेक्षण। चौथी विधि है आपकी अन्वेक्षण विधि। छात्र इसमें जो है खोज करते हैं, कोई भी उनको समस्या वगैरह फिर कोई भी टॉपिक वगैरह दिया जाता है उससे संबंधित खोज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह सोच और रचनात्मक जो है सोच को बढ़ावा देती है अन्वेक्षण विधि। उसके बाद तीसरी जो आती है हमारी है नवीनतम एवं डिजिटल शिक्षण प्रविधियाँ। पारंपरिक भी हम पढ़ चुके हैं, आधुनिक भी पढ़ चुके हैं, और उसके बाद आती है हमारी डिजिटल जो आजकल के युग में बहुत प्रचलित है। पहला इसमें आपका है ई लर्निंग। ई लर्निंग में क्या होता है, जैसे कि डिजिटल जो संसाधन होते हैं इंटरनेट का उपयोग करके हम इसमें जो है शिक्षण प्रक्रिया को संचालित कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे आजकल ऐप्स आते हैं, है ना। इससे लाभ क्या है, कहीं की देखने की सुविधा रहती है, कहीं भी आप देख सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो, यूट्यूब के थ्रू देख सकते हो, है ना। हानि क्या रहती है, सभी छात्रों के अब ऐसा कि जरूरी नहीं है कि सभी के पास डिजिटल जो है संसाधन उपलब्ध हों। तो ये ई लर्निंग आप जानते ही हैं। स्मार्ट क्लास भी आजकल आ चुका है, या मल्टीमीडिया शिक्षण जो है, मल्टीमीडिया टीचिंग जो है उस पर भी जो है काम चलता है। इसमें क्या होता है, शिक्षक को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए वीडियो, ऑडियो वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह उपयोग हो जाते हैं इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑडियो विजुअल जो होता है लर्निंग जो है इसको बढ़ावा मिलता है। ऑनलाइन या मिश्रित शिक्षण में जो होती है इसको ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं। इसमें ऑनलाइन भी होता है और मिश्रित यानी कि ऑफलाइन भी हो सकता है। पारंपरिक शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षण दोनों का मिश्रण को हम बोलते हैं, हम ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। उसके बाद आता है मॉडलिंग मेथड। मॉडलिंग शिक्षण में क्या होता है, शिक्षक जो होता है स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके विषय को सिखाते हैं। विज्ञान, गणित और भाषा शिक्षण में प्रभावशाली होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों, शिक्षण प्रविधि के घटक। तो जो शिक्षण प्रविधियाँ हैं तो उनके कौन कौन से घटक हैं, तो सबसे पहला घटक है आपका टीचर ही होता है, इनके शिक्षक होता है, ये मुख्य केंद्र होता है शिक्षण प्रक्रिया का। और जो शिक्षण प्रक्रिया का जो शिक्षण प्रविधि का जो दूसरा घटक है वो है विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट। अधिगम प्रक्रिया का ये महत्वपूर्ण घटक होता है। शिक्षक जो होता है शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, जबकि जो विद्यार्थी होता है वो अधिगम प्रक्रिया का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा जो घटक होता है शिक्षण प्रविधि की वो होते हैं शिक्षण विधियाँ यानी कि टीचिंग मेथड, यानी कि जो आप पाठ्य प्रस्तुत कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या रणनीतियाँ बना रहे हैं विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उनको बोलते हैं शिक्षण विधियाँ। सारी शिक्षण विधियों को हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट है आपका शिक्षण सामग्री। अब आप क्या करते हैं, शिक्षण सामग्री का भी यूज़ करते हैं शिक्षण विधियों के साथ साथ। तो शिक्षण सामग्री में जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तकें आ जा सकती हैं, डिजिटल संसाधन आ सकते हैं, ऑडियो विजुअल संसाधन आ सकते हैं। तो ये भी आपके जो है सिलेबस में है दोस्तों शिक्षण सामग्री, तो उसको भी हम नेक्स्ट आगे वीडियो में देखेंगे। उसके बाद शिक्षण का मूल्यांकन में से हम परीक्षा करवाएंगे, असाइनमेंट करवाएंगे, फीडबैक लेंगे, तो ये सब क्या होता है शिक्षण मूल्यांकन से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षण प्रविधि के घटक कौन कौन से हैं, शिक्षक है आपका, विद्यार्थी है, शिक्षण विधियाँ होती हैं, शिक्षण सामग्री होती हैं और मूल्यांकन, कि शिक्षण मूल्यांकन होता है। अब हम बात करते हैं
शिक्षण प्रविधियों की विशेषताएं, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं शिक्षण प्रविधियों की। जो शिक्षण प्रविधियां होती हैं दोस्तों वो क्या होती हैं, गोल ओरिएंटेड होती हैं, यानी कि शिक्षण का यहाँ पर जो होता है स्पष्ट उद्देश्य होता है। साथ में क्या होता है, सहभागिता आधारित होती हैं, यानी कि छात्रों को जो होता है सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती हैं शिक्षण प्रविधियाँ। बाकी है मल्टी मॉडल, यानी कि विभिन्न तकनीकों का यहाँ और संसाधनों का यहाँ पर जो है उपयोग किया जाता है शिक्षण प्रविधि में। साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, शिक्षण से हम यहाँ पर जो है फ्लेक्सिबिलिटी अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है अपनी शैली को बदल भी सकते हैं। शिक्षक जो है जब क्लास में टीचिंग करता है तो जरूरी नहीं कि एक ही जो है वो प्रविधि पर फोकस रहे, वो अपने जैसा भी समय और आवश्यकता होगी उसके अनुसार वो अपने शिक्षण में जो है लचीलापन भी ला सकता है। उसके बाद है प्रभावी मूल्यांकन, छात्रों की प्रगति को समझने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया भी आवश्यक होती है। तो इसलिए क्या होता है, शिक्षण जो है प्रविधि की में ये जो होता है आपका मूल्यांकन भी जो है शिक्षण प्रविधि का ही क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षण प्रविधियों के लाभ की, कौन कौन से लाभ हैं, छात्रों को समझ और सीखने की गति को ये बढ़ाता है, व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से विषय को स्पष्ट जो है अधिक स्पष्ट बनाता है, शिक्षण को रोचक भी बनाता है और आकर्षित भी बनाता है। डिजिटल अगर शिक्षण है तो उसमें नई नई तकनीकों की जानकारी बच्चों को मिलती है, शिक्षक को भी मिलती है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स शिक्षण प्रविधियों से दोस्तों। तो क्योंकि 100+ क्वेश्चन हैं तो हम ज़्यादा इस पर नहीं जाएंगे शिक्षण प्रविधियों के बारे में, हम सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। अब MCQs करते हैं, 100+ MCQs हैं, 100+ जो है MCQs है। तो दोस्तों अगर आपने शेयर नहीं किया है तो दोस्तों को अपने शेयर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है शिक्षण प्रविधियाँ हैं जो ये आगामी जो हैं टीचिंग एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित और प्रभावी बनाना, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने देना, केवल शिक्षकों की सुविधा के लिए शिक्षण करना या केवल पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना। तो दोस्तों शिक्षण जो प्रविधियाँ होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और प्रभावशाली बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 में जाते हैं, यह कौन सी प्रविधि छात्रों के व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने में मदद करती है। व्याख्यान विधि, प्रयोगात्मक विधि, पाठ्यपुस्तक आधारित विधि या समूह चर्चा विधि। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है व्यवहारिक ज्ञान को, तो व्यवहारिक ज्ञान तभी बढ़ेगा जब हम क्या करेंगे, प्रयोगात्मक विधि से बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो है प्रयोगात्मक विधि जो है व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने में मदद करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन थे, विलियम किलपैट्रिक, हर्बर्ट थॉर्नडाइक या ब्लूम। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन थे, विलियम किलपैट्रिक। हालांकि इसमें जॉन डीवी का भी नाम आता है, जब जनक की बात आती है तो विलियम किलपैट्रिक ही जो आप इसमें लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि जो है सीखने द्वारा करना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि या पाठ्यपुस्तक आधारित विधि या केवल लिखित कार्य। तो दोस्तों जो है लर्निंग बाय डूइंग किस में होता है, आपका प्रोजेक्ट विधि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी लर्निंग में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ज्ञान देना, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना या छात्रों को निष्क्रिय बनाना या फिर आपका छात्रों के लिए सामग्री तैयार करना। तो दोस्तों डिस्कवरी लर्निंग में जो होता है आपका छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह चर्चा विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, चर्चा को निर्देशित करना, चर्चा में शामिल नहीं होना, केवल जानकारी देना या चर्चा को बाधित करना। तो जो शिक्षक की जो भूमिका होती है समूह चर्चा विधि में वो क्या होती है, चर्चा को निर्देशित करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों को स्वान्वेषण करने के लिए प्रेरित करना, शिक्षकों को शिक्षण में सुविधा प्रदान करना या छात्रों को केवल याद करने के लिए कहना। तो दोस्तों ह्यूरिस्टिक मेथड का जो उद्देश्य है वो क्या है, स्वान्वेषण के लिए प्रेरित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि का मुख्य दोष क्या है, छात्रों की निष्क्रियता, विषय का स्पष्ट होना या शिक्षकों का अधिक बोलना या विषय का कठिन होना। तो दोस्तों यहाँ पर जो होते हैं मुख्य दोष ये है, यहाँ पर छात्र क्या होते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, तो यही इसका मुख्य दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि छात्रों की तार्किक सोच को बढ़ावा देती है, समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि या प्रोजेक्ट विधि। तो याद रखिएगा दोस्तों समस्या समाधान विधि जो है ये छात्रों में तार्किक सोच को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम जो है वो किस पर जोर देता है, समूह में काम करने को, व्यक्तिगत सीखने को या केवल शिक्षक का निर्देशन को या फिर याद करने को।
तो याद रखिएगा समूह में काम करने को ये जोड़ देता है सहयोगात्मक अधिगम। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन विधि का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों को जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है, या छात्र निष्क्रियता बढ़ती है, या केवल व्याख्यान पर आधारित है, या व्यवहारिक ज्ञान इसमें नहीं मिलता है। तो दोस्तों याद रखिए डेमोन्स्ट्रेशन विधि से क्या होता है, छात्रों में जो जटिल अवधारणाएँ होती हैं उनको समझने में मदद मिलती है। कौन सी प्रविधि शिक्षण केंद्रित मानी जाती है, शिक्षक केंद्रित मानी जाती है? व्याख्यान, प्रोजेक्ट, समस्या समाधान, या फिर सहायक अधिगम? तो दोस्तों व्याख्यान विधि जो होती है वो शिक्षक केंद्रित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित शिक्षण यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग में किसका उपयोग किया जाता है? ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का संयोजन, केवल ऑनलाइन, या केवल कक्षा शिक्षण, या फिर केवल व्याख्यान विधि? तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का संयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या आधारित अधिगम जो है इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों में तार्किक आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, पाठ्यक्रम को पूरा करना, या छात्रों को निष्क्रिय करना? तो दोस्तों याद रखिएगा छात्रों के में जो है तार्किक और आलोचनात्मक जो है सोच को बढ़ावा देना समस्या आधारित शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्व अध्ययन विधि यानी कि सेल्फ स्टडी अगर हम करते हैं मेथड, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? छात्रों की स्वायत्तता बढ़ती है, छात्रों पर निर्भरता बढ़ती है, छात्रों का ध्यान कम होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो है सेल्फ स्टडी जो है इससे छात्रों में जो होता है स्वायत्तता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लिप्ड क्लासरूम मुख्य रूप से क्या होता है? शिक्षक द्वारा कक्षा में व्याख्यान देना, छात्रों द्वारा घर पर अध्ययन करना और कक्षा में अभ्यास कराना, केवल कक्षा में चर्चा करना? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब होता है छात्रों द्वारा घर पर अध्ययन करना और कक्षा में अभ्यास करना। कौन सी विधि छात्र केंद्रित है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, या पाठ्यपुस्तक आधारित विधि, या केवल शिक्षण विधि? तो याद रखिएगा दोस्तों छात्र केंद्रित जो होती है प्रोजेक्ट विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या आधारित शिक्षण जो होता है किस पर जोर देता है? समस्या के समाधान के लिए तार्किक सोच, याद करने पर जोर, या व्याख्यान पर निर्भरता शिक्षक की, या फिर केवल तथ्यात्मक जानकारी देना? तो यहाँ पर जो है समस्या आधारित जो शिक्षण होता है वो समस्या के समाधान के लिए तार्किक सोच पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रविधि सीखने के लिए खोज पर आधारित है? प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, व्याख्यान विधि, या समूह चर्चा? यहाँ पर ह्यूरिस्टिक मेथड जो होती है वो सीखने के लिए खोज पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विधि कक्षा में समूह सहयोग को प्रोत्साहित करती है? सहयोगात्मक, समस्या समाधान, या व्याख्यान? तो याद रखिएगा सहयोगात्मक अधिगम जो है कक्षा में समूह सहयोग को प्रोत्साहित करती है। कौन सी विधि छात्र केंद्रित शिक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण है? व्याख्यान, परियोजना, या लिखित कार्य? तो याद रखिएगा यहाँ पर परियोजना विधि जो होती है छात्र केंद्रित शिक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों 100+ क्वेश्चन है तो थोड़ा हम स्पीड से भी करेंगे और ज़रूर नहीं हम सारे ऑप्शंस देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। समूह चर्चा विधि का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों की सक्रिय भागीदारी, शिक्षक का नियंत्रण, या जानकारी देना केवल? तो छात्रों का जो है सक्रिय भागीदारी जो है समूह चर्चा विधि का मुख्य लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो विजुअल विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना, विषय में रुचि बढ़ाना, या कल्पना शक्ति को बढ़ावा देना, या सभी? यहाँ सभी आ जाएगा, यानी कि व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान किया जाता है, विषय में रुचि भी बढ़ती है और कल्पना शक्ति का भी यहाँ पर विकास होता है। शिक्षक केंद्रित विधि का मुख्य लाभ क्या है? पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना, छात्रों को सक्रिय बनाना, छात्रों का स्वतंत्र सोच बढ़ाना छात्रों की, या छात्र को विविध दृष्टिकोण देना? तो जो शिक्षक केंद्रित जो विधि होती है मुख्यतः व्याख्यान विधि जो होती है शिक्षक केंद्रित होती है, तो उसका उद्देश्य या उससे लाभ जो है, उद्देश्य की बात नहीं पूछ रहा है, लाभ की बात पूछ रहा है, तो उससे लाभ यही होता है कि पाठ्यक्रम जल्दी पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन विधि में शिक्षण प्रक्रिया जो है किस प्रकार होती है? सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, सरल से जटिल, या ज्ञात से अज्ञात? तो दोस्तों याद रखिएगा आगमन विधि में जो होता है विशेष से सामान्य, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं ना, उदाहरण क्या होते हैं? विशेष होते हैं, तो विशेष से सामान्य की ओर जाएंगे। आगमन विधि से संबंधित मैं आपके लिए वीडियो भी लेके आया हूँ, तो आप उसको देखिएगा दोस्तों, चैनल में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन निगमन विधि में शिक्षक किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाता है? सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, सरल से जटिल, या फिर अज्ञात से ज्ञात? तो दोस्तों यहाँ पर निगमन विधि है, तो निगमन में नियम से उदाहरण जाते हैं और उदाहरण विशेष होते हैं ना, तो इसलिए सामान्य से विशेष की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेसरी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को में अनुशासन सिखाना,
प्राकृतिक रुचियों, बच्चों की जो है प्राकृतिक रुचियाँ और क्षमताओं का विकास करना, या बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या सामाजिक कौशल सिखाना बच्चों को। तो दोस्तों याद रखें, मॉन्टेसरी जो विधि होती है उसका अनुशासन से भी मतलब नहीं है यहाँ पर, और नहीं परीक्षा से मतलब है। या तो प्राकृतिक रुचियों या उनकी जो रुचियाँ हैं या क्षमताएँ हैं उनका विकास करना प्रकृति में रह करके है ना, या प्राकृतिक रूप से, या फिर सामाजिक कौशल बढ़ाना। तो यहाँ पर रहेगा आपका बच्चों की जो प्राकृतिक रुचियाँ हैं या क्षमताएँ हैं उनका विकास करना ही जो है मॉन्टेसरी विधि का जो है मुख्य उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि के संस्थापक कौन थे? मारिया मॉन्टेसरी, फ्रेडरिक प्रोफेल या जॉन डेवी? तो याद रखिएगा फ्रेडरिक प्रोफेल जो हैं किंडरगार्टन जो है विधि के संस्थापक हैं। किंडरगार्टन विधि और ये आपका कौन सी विधि है? ये मॉन्टेसरी विधि। तो दोनों से संबंधित में जो है एक कंप्लीट जो है वीडियो भी है आपके इसमें चैनल पर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें इससे संबंधित सारे MCQ जो हैं अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी विधि में शिक्षण का मुख्य साधन क्या है? व्याख्यान तो होता नहीं है नहीं छोटी क्लास में से। खेल और गतिविधियाँ, पाठ्यपुस्तक अध्ययन या समूह चर्चा? तो याद रखिएगा दोस्तों, खेल और गतिविधियाँ। किंडरगार्टन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बच्चों का बगीचा जो है उसको बोलते हैं किंडरगार्टन। नेक्स्ट है, आगमन विधि का उपयोग कब उपयुक्त होता है? जब छात्रों के पास विषय का पूर्व ज्ञान हो, जब नए विषय की शुरुआत की जा रही हो, या फिर विषय जटिल हो, या फिर विषय जब क्या हो सरल हो। तो दोस्तों आगमन विधि का उपयोग ज़्यादा उपयुक्त रहता है जब आप नए विषय की शुरुआत करते हैं, नया टॉपिक बताते हैं, तो उसकी शुरुआत में जो है आप उदाहरण से लेके जा सकते हैं और नियम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि का लाभ क्या है? मुख्य लाभ, यह छात्रों में खोज की भावना को विकसित करता है, यह छात्रों में नियमों और सिद्धांतों को समझने में मदद करता है, यह शिक्षण को रोचक बनाता है, या फिर शिक्षकों के लिए आसान है। तो दोस्तों याद रखिएगा, निगमन विधि में नियम सिखाए जाते हैं, उदाहरण की ओर जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर नियम और सिद्धांतों की समझ जो है विकसित करना ही इससे मुख्य लाभ होता है, यानी कि छात्रों को यह नियमों और सिद्धांतों की समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेसरी विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? निर्देश देना, पर्यवेक्षक और मार्गदर्शक के रूप में, या अनुशासन लागू करना? तो दोस्तों याद रखिएगा, पर्यवेक्षक और मार्गदर्शक के रूप में जो होता है शिक्षक की भूमिका होती है इसमें मॉन्टेसरी विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि में बच्चों की शिक्षा जो है किस पर आधारित होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, खेल और गतिविधियों के माध्यम से जो होता है किंडरगार्टन विधि में सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन विकसित करना छात्रों में, या जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, या परीक्षा में अच्छे अंक लाना या रटना? तो छात्रों में जो है जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना ही प्रोजेक्ट विधि का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, डाल्टन विधि में जो है शिक्षक की जो भूमिका होती है छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करना होता है, यानी कि बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेटिकम विधि या विनेटिका विधि भी बोलते हैं इसको, इसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? समूह चर्चा के माध्यम से, या व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से, या टेक्स्ट बुक आधारित, या ऑनलाइन माध्यम से? तो विनेटिका विधि जो होती है व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है विनेटिका विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ड्रेकाली होगा। ड्रेकाली जो विधि है आपकी, इसका उपयोग किन विषयों में किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ड्रेकाली विधि जो है ड्रेकाली ने दी थी, ये गणित और विज्ञान के लिए उपयोगी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक उद्दीलन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के मानसिक कौशल को सक्रिय करना ही जो है मानसिक उद्दीलन विधि का जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद विधि किस पर आधारित है? प्रश्नोत्तर और चर्चा पर आधारित है। दोस्तों याद रखिएगा, संवाद विधि किस पर आधारित है? प्रश्नोत्तर और चर्चा पर आधारित है। समाजमिति विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, समाजमिति जो विधि है उसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में सामाजिक समन्वय को विकसित करना है। तो दोस्तों जितनी भी आपकी विधियां आ रही हैं यहाँ पर, जैसे समाजमिति विधि, ड्रेकाली विधि, विनेटिका विधि, इन सब के जनक जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। कम से कम 40 जो हैं इस तरह की जो विधियां और प्रविधियां हैं उनके बारे में एक सेपरेट जो है शॉर्ट्स अवेलेबल है चैनल पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। लिंक में भी जो है इसमें मैं ऐड कर इसमें होगा लिंक, तो आप लिंक से भी जो है इसको देख सकते हैं। जितने भी 40 जो हैं आपके शिक्षण विधियाँ हैं या प्रविधियाँ हैं उनके जनकों की पूरी लिस्ट मौजूद है, तो जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। वैज्ञानिक विधि में कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है? समस्या की पहचान करना, परिणाम का मूल्यांकन करना, या परिकल्पना का निर्माण करना, या सभी चरण समान रूप से महत्वपूर्ण हैं? तो दोस्तों वैज्ञानिक विधि है तो इसमें क्या होता है, सभी चरण जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं।
तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ क्वेश्चन हम अभिक्रमित अनुदेशन विधि से लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है अभिक्रमित अनुदेशन में, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र की स्वतंत्र शिक्षा को प्रोत्साहित करना, या शिक्षक द्वारा निर्देशित शिक्षण देना, या रट्टा लगाना, या फिर कक्षा आधारित शिक्षण। तो ये कक्षा आधारित और रट्टा तो होगा नहीं, अब यहाँ पर निर्देश देना या फिर प्रोत्साहित करना। तो छात्र को स्वतंत्र शिक्षा को जो है प्रोत्साहित करना जो है अभिक्रमित अनुदेशन विधि का मुख्य उद्देश्य रहता है। छात्र जो है अपनी पेस से, अपनी गति से इसमें जो है सीखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है प्रतिफल और प्रेरणा सिद्धांत पर, याद रखिएगा, रेनफोर्समेंट सिद्धांत पर जो है ये आधारित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन में फ्रेम का क्या अर्थ है? एक अध्याय, सूचना का एक छोटा खंड, या पाठ का सारांश, या शिक्षण सामग्री का परीक्षण। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन में जो फ्रेम बनते हैं उसका अर्थ होता है सूचना का एक छोटा सा खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? शिक्षक का मार्गदर्शन, सीखने की गति का व्यक्तिकरण यानी कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पेस ऑफ लर्निंग, या समूह चर्चा, या समयबद्ध कक्षाएं। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन में जो है बच्चे जो है स्वयं की गति से सीखते हैं, तो यानी कि सीखने की गति का व्यक्तिकरण यानी कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पेस ऑफ लर्निंग, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 40, अभिक्रमित जो अनुदेशन है इसके लाभ क्या हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन का जो लाभ है वो क्या है? छात्रों को व्यक्तिगत गति से सीखने की इसमें सुविधा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का उपयोग किस प्रकार की शिक्षा में किया जाता है? व्याख्यान आधारित, या स्वाध्ययन या कंप्यूटर पर आधारित शिक्षा, या समूह आधारित शिक्षा, या पारंपरिक कक्षा शिक्षा। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्वाध्ययन और कंप्यूटर आधारित जो है शिक्षा। कंप्यूटर में भी जो है क्वेश्चन आंसर आते हैं, अगर क्वेश्चन का आंसर दिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको फीडबैक भी मिलता है साथ साथ में छात्रों को, तो वो अपनी गति से जो है सीखते हैं। तो इनकी स्वाध्ययन और कंप्यूटर आधारित शिक्षा जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन में छात्रों की प्रगति को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिए, सेल्फ इवेल्युएशन जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है उपकरण अभिक्रमित अनुदेशन में छात्रों की प्रगति को मापने के लिए। तो दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन विश्लेषण विधि से संबंधित लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन, विश्लेषण विधि से मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी विषय को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके समझाना, या जानकारी को एक साथ जोड़ करके नई संरचना बनाना, या रट्टा लगाना, या तथ्य को केवल तथ्य ही प्रस्तुत करना। तो दोस्तों रट्टा और तथ्य खाली प्रस्तुत नहीं करोगे, जानकारी को या तो जोड़ करके नई संरचना बनाओगे, या फिर छोटे छोटे भागों में विभाजित करके समझाओगे। यहाँ पर विश्लेषण विधि का बात कही गई है। तो विश्लेषण विधि में क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में जो है किसी विषय को पढ़ाया जाता है। कठिन जो विषय होता है उसको छोटे छोटे भागों में जो है पढ़ाया जाता है और फिर समझाया जाता है। हर एक भाग को समझाना फिर इजी होता है उतने बड़े से पाठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषण विधि का उपयोग कब किया जाता है? तो दोस्तों संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि यहाँ पर जो है व्यवस्थित रूप से जब जोड़ना हो, यानी कि जब जानकारी को व्यवस्थित रूप से जोड़ना हो तो संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है, न कि खंडित करने के लिए, नहीं व्याख्यान देने के लिए, और नहीं प्रश्नोत्तर विधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्लेषण और संश्लेषण विधियों में मुख्य अंतर क्या है? विश्लेषण जानकारी को विभाजित करता है और संश्लेषण जानकारी को जोड़ता है। बिल्कुल सही है। विश्लेषण रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है और संश्लेषण स्मरण शक्ति को जो होता है ये प्रोत्साहित करता है। तो ये ऐसा नहीं होता दोस्तों, विश्लेषण केवल गणित में उपयोगी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें गणित के लिए उपयोगी हो विश्लेषण। संश्लेषण केवल भाषा के लिए, तो ये भी रॉन्ग है। तो आपका जो है ABC में रहेगा, आपका ए ऑप्शन सही रहेगा कि इसमें क्या होता है, विश्लेषण में विभाजित किया जाता है, संश्लेषण में जोड़ा जाता है जानकारियों को। क्वेश्चन नंबर है 52, कौन सा विश्लेषण विधि का उदाहरण है? एक कविता के अर्थ को खंडों में विभाजित करना, कहानी का सारांश तैयार करना, विभिन्न विषयों को जोड़ करके नई परियोजना बनाना, या चार्ट बनाना। जोड़ना तो आपका संश्लेषण में होता है, ठीक है नहीं, और विश्लेषण में क्या होता है, तोड़ कर, यानी कि विभाजित जहाँ पर आएगा तो समझना आपका विश्लेषण, यानी कि विभाजन जो है तोड़ना की बात कही गई है किसमें, ए ऑप्शन में, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा। कविता के अर्थ को खंडों में विभाजित करके यहाँ पर जो है एक उदाहरण है आपका किसका, विश्लेषण विधि का। नेक्स्ट, संश्लेषण विधि का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? गणितीय समस्याओं को भागों में विभाजित करना, यहाँ तो विश्लेषण में होता है, विभाजित करने की बात संश्लेषण में होती नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। विभिन्न स्रोतों से जानकारी को लेकर के निबंध लिखना,
या फिर शब्दों को परिभाषित करना, या विज्ञान प्रयोग का निरीक्षण करना। तो देखो ये ऑप्शन यहाँ पर बी में छुपा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर क्या कह रहा है, विभिन्न स्रोतों से जानकारी लेकर के, यानी कि अलग अलग स्रोतों से जानकारी को क्या किया गया है, इकट्ठा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा संश्लेषण विधि का सबसे उपयुक्त उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 54, विश्लेषण विधि का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों को जानकारी का गहराई से अध्ययन करने में मदद करता है, या छात्रों को रचनात्मक और नवीन दृष्टिकोण प्रदान करता है, या पाठ्यक्रम को समाप्त करने में मदद करता है, या प्रश्नोत्तर में छात्रों को पारंगत बनाता है। तो दोस्तों विश्लेषण विधि में क्या होता है, गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं किसी चीज़ का हम, तो यहाँ पर क्या होता है, छात्रों को जो है गहराई से अध्ययन करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषण विधि का उपयोग अधिकतर किस में किया जाता है? रचनात्मक लेखन और परियोजना कार्य में, व्याख्यान देने में, तथ्यात्मक जानकारी की सूची बनाने में, या जानकारी को तोड़ने में। तोड़ने में तो किया नहीं जाता, ये विश्लेषण में किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर क्या संश्लेषण है, यानी कि रचनात्मक लेखन और परियोजना कार्य यहाँ पर सही होगा आंसर। क्वेश्चन में 56 है, विश्लेषण विधि का उपयोग कब उपयुक्त होता है? जब जटिल समस्याओं को सरल रूप में प्रस्तुत करना हो, या नई जानकारी उत्पन्न करनी हो, या समूह चर्चा करनी हो, या तकनीकी कौशल सिखाना हो। तो विश्लेषण में क्या करते हैं, हम जटिल समस्याओं को सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं। कैसे करते हैं, हम एक बड़े भाग को क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ करके सिखाया जाता है विश्लेषण विधि में। तो ये ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 57, संश्लेषण विधि में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित होता है संश्लेषण विधि द्वारा? आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और नवाचार, केवल स्मरण शक्ति, या अनुशासन। तो दोस्तों याद रखिएगा संश्लेषण में क्या होता है, रचनात्मकता और नवाचार को जो है इसमें कौशल विकसित होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। संश्लेषण विधि जो है रचनात्मकता और नवाचार जो है विकसित होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे हमारे कहानी कथन विधि से होंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 58 है वैसे क्वेश्चन नंबर, एक कहानी की पात्रों और घटनाओं को जोड़ करके नई कहानी बनाना, यह किस विधि का उदाहरण है? तो ये विधि किसका उदाहरण है? अभी हमने पढ़ा था संश्लेषण या विश्लेषण या समस्या समाधान या संवाद विधि। तो अभी हमने बताया था कि संश्लेषण विधि में क्या आता है, जोड़ा जाता है ना। तो ये संश्लेषण विधि का भी क्वेश्चन बन गया, और कहानी के क्वेश्चन के हिसाब से कहानी कथन विधि। नेक्स्ट है आपका, कहानी कथन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कहानी कथन विधि होती है उसका जो मुख्य उद्देश्य है पूछ रहा है, स्मरण शक्ति को बढ़ाना, छात्रों की कल्पना शक्ति या रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, व्याख्यान सुनाना, या केवल तथ्य प्रस्तुत करना। कहानी कथन जो विधि होती है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना या और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, कहानी कथन विधि का सबसे अधिक उपयोग किस आयु वर्ग के छात्रों के लिए किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा प्राथमिक और पूर्व जो प्राथमिक जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उनके लिए कहानी कथन विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी कथन विधि किस प्रकार के विषयों में अधिक उपयोगी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा इतिहास में, भाषा में और नैतिक शिक्षा में जो होती है कहानी कथन विधि जो होती है काफ़ी प्रभावशाली रहती है। नेक्स्ट है, प्रभावी कहानी कथन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? कहानी की लंबाई या फिर नैतिक और भावात्मक पहलू, तथ्य या भाषा? तो याद रखिएगा कहानी कथन जो है प्रभावी करने के लिए इसमें जो होता है कहानी का नैतिक और भावात्मक पहलू जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी कथन विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? जानकारी देना, कहानी को रोचक और आकर्षक बनाना, छात्रों को नोट्स लिखवाना, या केवल पढ़ाना? तो दोस्तों याद रखिएगा कहानी कथन विधि में शिक्षक की जो भूमिका होती है कहानी को रोचक और आकर्षक बनाना रहती है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम आगे टॉपिक है हमारा निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। निरीक्षण विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, या छात्रों को किसी वस्तु या घटना को ध्यानपूर्वक देखने और विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करना, या फिर रट्टा लगवाना, या फिर छात्रों को लिखना सिखाना। तो इम्पोर्टेंट है छात्रों को जो है किसी भी घटना को ध्यानपूर्वक या विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक देखें और उनका विश्लेषण करें, यही जो है निरीक्षण विधि का जो है मुख्य उद्देश्य रहता है। निरीक्षण विधि किस प्रकार के विषयों के लिए अधिक उपयोगी है? तो दोस्तों याद रखिएगा विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण अध्ययन, इसमें जो है निरीक्षण विधि का अधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी निरीक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? अनुशासन, ध्यान केंद्रित करना और सूक्ष्मता से देखना, तेजी से पढ़ाई करना, या याददाश्त? तो निरीक्षण करना है आपको, प्रभावी निरीक्षण करना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ध्यान से अगर आप करेंगे उसके ध्यान केंद्रित करना और सूक्ष्मता से अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो होता है महत्वपूर्ण कौशल होता है प्रभावी निरीक्षण के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? छात्रों को प्रयोग करने देना, छात्रों का ध्यान सही दिशा में केंद्रित करना, या फिर छात्रों को केवल व्याख्यान देना या पाठ को दोहराना। तो निरीक्षण कर रहे हैं छात्र, तो यहाँ पर क्या रहेगा? शिक्षक की भूमिका छात्रों को सही दिशा में ध्यान केंद्रित करवाना। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास अवलोकन विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है अवलोकन विधि से संबंधित, अवलोकन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में जिज्ञासा और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना, या परीक्षा के लिए तैयार करना, या तथ्य सिखाना केवल, या फिर रट्टा लगवाना। तो रट्टा और तथ्य तो खाली नहीं सिखाएंगे, परीक्षा के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? जिज्ञासा और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करेंगे अवलोकन विधि के द्वारा। तो यही इसका जो है मुख्य उद्देश्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवलोकन विधि का प्रयोग अधिकतर कब किया जाता है? जब छात्रों को किसी व्यवहार और घटना की जो है उसका अध्ययन कराना हो, या नोट्स तैयार करना हो, या व्याख्यान देना हो, या परीक्षा की तैयारी करनी हो। तो क्या करें? अवलोकन करें। तो छात्र के व्यवहार, किसी व्यवहार को या फिर घटना का अगर अध्ययन करना हो तो अवलोकन विधि जो है का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन विधि का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा, छात्रों को पौधों की बढ़ने की प्रक्रिया का अध्ययन करना जो है सबसे बढ़िया जो है अवलोकन विधि का महत्वपूर्ण जो है वो या उपयुक्त उदाहरण है। कहानी सुनाना, गणित के सवाल हल करना, या फिर निबंध लिखवाना, ये इसके उपयुक्त जो है उदाहरण नहीं है। अगर वो पेड़ पौधे लगाएंगे तो उनका पूरा जो है अवलोकन करेंगे वो, तो इसलिए जो है ये ऑप्शन राइट होगा। अवलोकन विधि में किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और ग्राफ पेपर जो है इसका जो है विधि में इसमें उपयोग किया जाता है अवलोकन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन विधि का क्या लाभ है? यह छात्रों को किसी वस्तु या घटना का प्रत्यक्ष अनुभव देती है। बिल्कुल सही दोस्तों, छात्रों को जो है ये घटना का और या फिर किसी विषय वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव देती है, न कि पढ़ाई से दूर रखती है। नहीं है केवल शिक्षक केंद्रित है, और रट्टा लगाना ये भी जरूरी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन विधि का उपयोग सबसे अधिक किस प्रकार की शिक्षा में होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप प्रयोग कर रहे हो या फिर व्यवहारिक शिक्षा अगर है तो उसमें जो है अवलोकन विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो ये रही अवलोकन विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। दोस्तों अब जो शिक्षण विधियां और प्रविधियां हैं तो उनके प्रतिपादक या जनक कौन हैं, उनसे संबंधित एमसीक्यूज कर लेते हैं। हालांकि मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो दे रखी है शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में आप देखिएगा। जितनी भी शिक्षण विधियां और प्रविधियां हैं, 40 शिक्षण विधियां और प्रविधियां जो हैं उनकी जनकों की जो है मैंने एक लिस्ट दी है यूट्यूब शॉर्ट्स में, आप वहां से इसको देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा यहाँ पर एमसीक्यू के तौर पर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है आपके पास, मॉन्टेसनरी विधि जो है की खोज किसने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, मॉन्टेसनरी की जो खोज की थी वो की थी मारिया मॉन्टेसनरी ने। नेक्स्ट है, डल्टन योजना किसने जो है प्रस्तुत की थी? तो डल्टन योजना हेलेन पार्कहर्स्ट, जीन पियाजे, एल्बर्ट बर्नूडा या किलपैट्रिक। तो दोस्तों याद रखिएगा, हेलेन पार्कहर्स्ट जो है डल्टन योजना के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलॉग मेथड यानी कि संवाद विधि, ये इसके प्रवर्तक कौन थे संवाद विधि के? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या आशुबेल। तो याद रखिएगा दोस्तों, सुकरात जो थे वो संवाद विधि के जो है जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित शिक्षण की एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग की अवधारणा किसने दी? जॉन डीवी ने, या फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, या मैक्स वर्टिमर ने, या इवान पावलोव ने। तो याद रखिएगा, जॉन डीवी जो थे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की जो है पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बेटियन शिक्षण विधि जो है ये किसने दी थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये फ्रेडरिक हर्बर्ट ने दी थी। नेक्स्ट है, संवेदनात्मक शिक्षण यानी कि सेंसरी एजुकेशन की प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? छोटी क्लास के लिए संवेदनात्मक शिक्षण, तो इसीलिए मारिया मॉन्टेसनरी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, जीन पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट है, सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षण सिद्धांत सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी इसने किसने दी थी? तो याद रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की ने जो थे ये सामाजिक सांस्कृतिक और शिक्षण सिद्धांत यानी कि सोशियो कल्चरल जो है लर्निंग थ्योरी दी थी लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, स्कैफोल्डिंग का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, जेरोम ब्रूनर ने जो है स्कैफोल्डिंग का सबसे पहले विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों वाटसन ने, या BF स्किनर ने, पावलोव ने, या सभी ने।
तो दोस्तों सभी ने दिया था, याद रखिएगा, वॉटसन भी, स्किनर भी और पावलोव, तीनों जो थे व्यवहारवादी थे। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा का पहला स्कूल किसने प्रारंभ किया। दोस्तों याद रखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का कह रहा है तो मारिया मोंटेसरी ने। नेक्स्ट है कंडीशनिंग थ्योरी का मुख्य शोधकर्ता कौन था। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो कंडीशनिंग थ्योरी है वो कंडीशनिंग थ्योरी इवान पावलोव ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवलोकन अधिगम सिद्धांत यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, इसके प्रवर्तक कौन थे। अल्बर्ट बंडूरा, जॉन डेवी या लेव वाइगोत्स्की या फिर बेंजामिन ब्लूम। दोस्तों याद रखिएगा, जो अवलोकन अधिगम सिद्धांत है वो दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। नेक्स्ट है किंडरगार्टन जो प्रणाली है उसकी स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने जो थी किंडरगार्टन जो है प्रणाली की जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य आधारित शिक्षण की वर्क बेस्ड एजुकेशन, ये विचार किसने प्रस्तुत किया था। महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जॉन डेवी ने या बेंजामिन ब्लूम ने। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्क आधारित शिक्षण जो है ये दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेवे विधि, प्लेवे मेथड जो है इसकी विकासकर्ता कौन थे। फ्रेडरिक फ्रोबेल या हेनरी कॉल्डवेल कुक या मारिया मोंटेसरी या फिर जॉन डेवी। तो दोस्तों याद रखिएगा, हेनरी कॉल्डवेल कुक जो थे वो प्लेवे विधि जो थे उसके विकासकर्ता थे, यानी कि उनके प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, सकारात्मक प्रतिफल सिद्धांत पॉजिटिव रेसमेंट थ्योरी जो था वो किसने दी थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट थ्योरी जो थी वो दी थी BF स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विधि जो है निर्देशित खोज यानी कि गाइडेड डिस्कवरी पर आधारित है। ये किसने बताया था, ये बताया था आपको दोस्तों ब्रूनर विधि। ब्रूनर ने ही बताया था, उसको ब्रूनर विधि भी बोलते हैं। तो कौन सी विधि जो है शिक्षा में निर्देशित खोज को जो है निर्देशित खोज पर आधारित है। तो याद रखिएगा ब्रूनर मेथड यानी कि ब्रूनर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी। दोस्तों याद रखिएगा, मैक्स वर्टिमन ने दी थी गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुभविक शिक्षा यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का विचार सबसे पहले किसने दिया था। डेविड कोल्बे ने, जॉन डेवी ने, बेंजामिन ब्लूम ने या जीन पियाजे ने। दोस्तों याद रखिएगा, ये दिया था विचार डेविड कोल्बे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगात्मक विधि जो है इसका श्रेय किसको दिया जाता है। जॉन डेवी को, जीन पियाजे को, फ्रेडरिक हर्बर्ट को या लेव वाइगोत्स्की को। तो दोस्तों प्रयोगात्मक विधि का जो श्रेय जाता है वो जॉन डेवी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप्स ऑफ टीचिंग थ्योरी का विकास किसने दिया। फ्रेडरिक हर्बर्ट ने, बेंजामिन ब्लूम ने, जॉन डेवी ने या मारिया मोंटेसरी ने। तो स्टेप्स ऑफ टीचिंग थ्योरी दी थी फ्रेडरिक हर्बर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोगात्मक शिक्षण की अवधारणा किसने दी थी। लेव वाइगोत्स्की ने या जॉन डेवी ने या अल्बर्ट बंडूरा ने या जीन पियाजे ने। तो सहयोगात्मक जो शिक्षण थी वो दी थी लेव वाइगोत्स्की ने दी थी। सामाजिक सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, ऑपरेट कंडीशन थ्योरी जो थी ये किसी सिद्धांत किसने दिया था। BF स्किनर ने, पावलोव ने, अल्बर्ट बंडूरा ने या जॉन वॉटसन ने। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑपरेंट कंडीशन जो थ्योरी जो थी ये सिद्धांत जो था वो BF स्किनर ने दिया था। वर्गीकृत शिक्षण का विकास किसने किया था। रॉबर्ट गाने ने या बेंजामिन ब्लूम ने या डेवी ने या हर्बर्ट ने। तो रॉबर्ट गाने ने जो था वर्गीकृत शिक्षण का विकास का जो है बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, बच्चों के खेल आधारित शिक्षण का आधार किसने दिया था। फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, मारिया मोंटेसरी ने या हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो दोस्तों याद रखिएगा, बच्चों के साथ जो है खेल आधारित जो शिक्षण है वो उसको आधार जो दिया था सबसे पहले वो दिया था फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी का विकास किसने किया था। अल्बर्ट बंडूरा ने, लेव वाइगोत्स्की ने या BF स्किनर ने या जॉन वॉटसन ने। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा ने जो था सामाजिक जो है अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी का विकास किया था, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो इसमें कन्फ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, पुनर्बलन सिद्धांत का विकास किसने किया था। BF स्किनर ने, पावलोव ने, वॉटसन ने या डेवी ने। तो याद रखिएगा, BF स्किनर ने जो है पुनर्बलन का सिद्धांत का विकास किया था। क्वेश्चन 102, संवाद विधि का उपयोग किसने किया था सबसे पहले। सुकरात ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या जॉन डेवी ने। तो सुकरात ने जो है सबसे पहले संवाद विधि का प्रयोग किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका का विचार किससे संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है, जीन पियाजे या जॉन डीवी या फिर बेंजामिन ब्लूम? तो ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका जो है ये बताया था लेव वाइगोत्स्की ने। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, समस्या आधारित शिक्षण जो है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन डीवी को, जीन पियाजे को, लेव वाइगोत्स्की को या फ्रेडरिक हर्बर्ट को? तो दोस्तों समस्या आधारित जो शिक्षण है उसका जो श्रेय जाता है वो जॉन डीवी को जाता है। तो दोस्तों ये थी शिक्षण विधियों और प्रविधियों से संबंधित 104 MCQ जो कि मैंने थोड़ा सा स्पीड से भी आपको बताए थे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।